हेलो एवरीवन। और लीनियर प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम और ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन और मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफिकल में लिमिटेशन क्या रहती है कि ग्राफिकल केवल तभी तक आप अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपके पास जो डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं वो केवल दो हैं। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो फिर हमें सिंप्लेक्स मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए आपको पहले आपकी जो गिवन एलपीपी है उसको कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, कि पहले उसके बारे में ढंग से डिफाइन करता हूं कैनोनिकल फॉर्म को, कि कुछ स्टेप्स होता है जैसे कि ऑप्टिमाइज्ड जेड। अब ऑप्टिमाइजेशन ये मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है, और ये हम मान लेते हैं कि c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 अप टू जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सपोज n वेरिएबल्स वी हैव, cn xn इस टाइप से। अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्टेंट सब्जेक्टिव टू, अब कंस्टेंट किस तरीके के होते हैं, a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n xn लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू b1। इस तरीके से फिर a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू a2n xn ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू b2। और इसी तरीके से कुछ कितने भी हम कंस्टेंट मान सकते हैं। सपोज m कंस्टेंट है हमारे पास, तो am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू bm। और जहां और उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कि जो x1 x2 अप टू जितने भी आपके xn है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होती है कैनोनिकल फॉर्म। अब अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म अगर इसकी देखी जाए, जो कि जनरली आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएगी, एलपीपी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है या उसको डिफाइन करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म को ऐसे लिख के ना, लिखने के बजाय मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे, जैसे कि इस तरीके से कि ऑप्टिमाइज्ड z। अब ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं कि वो मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है। सी एक्स कंस्टेंट सब्जेक्टेड टू ए एक्स, और जो आपका सिंबल है बी, कैपिटल बी, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आपके पास हैं ही। अब जहां पर सी क्या है आपका, सी इज कलेक्शन ऑफ दीज कोफिशिएंट्स। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी मैट्रिक्स c1 c2 c3 अप टू cn। तो ये क्या हो गई, 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। कुछ बुक्स में क्या होगा आपका, ये c कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाया गया होगा और यहां पे c ट्रांसपोज लिया गया होगा। तो कोई टिपिकल कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं आप कि इसको भाई कॉलम फॉर्म में लिख लो। तो यहां क्या हो जाएगा, c ट्रांसपोज। x क्या है आपका, x1 x2 x3 अप टू xn, n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। a क्या है आपका, ये यहां जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a11 a12 अप टू a1m 1m, इस तरीके से a21 a22 अप टू a2n, और अप टू ये कहां तक am1 am2 अप टू amn, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। और जो b है आपका वो है आपका ये b1 b2 b3 अप टू bn, m क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एलपीपी की कैनोनिकल फॉर्म को। तो कैनोनिकल फॉर्म, अब जो कल हमने क्वेश्चन करे थे, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था जो ग्राफिकल से हमने सॉल्व करा था वो फार्मर वाला, तो उसके लिए हमने यही फॉर्म बनाई थी कैनोनिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल में तो काम चल जाता है कि हमारा भाई कैनोनिकल फॉर्म से सीधा उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें सिंप्लेक्स लगाना होगा तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम वगैरह देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले लेक्चर का, वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसको।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कुछ पॉइंट्स हैं, 3 थंब पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला, स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहला क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो उसको हम चेंज करेंगे। वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज किया जाएगा। या सिंपल से एक एग्जांपल देख देते हैं कि सपोज कीजिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मिनिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 9x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इस फॉर्म में है। तो इसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे चेंज करेंगे कि अब हम यहां एक नया वेरिएबल मानेंगे z डैश इज इक्वल्स टू माइनस z, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। तो मैक्सिमम ऑफ z डैश क्या हो जाएगा भाई, इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए आप, तो हो गया माइनस 9x1 माइनस 5x2 माइनस x3। यानी कि अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो बहुत अच्छी बात है कि पहले स्टेप नहीं करना पड़ेगा हमें, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन में है तो फिर आपको उसे चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से मैक्सिमाइजेशन में। सेकंड, ऑल bi's शुड बी पॉजिटिव, यानी कि जो आपके कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड है, RHS ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि यही तो है आपके bi's, जो हमने बी मैट्रिक्स बनाई थी उसके जो एलिमेंट है वो यही तो है। ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं ये सभी आपके पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल RHS ऑफ कंस्ट्रेंट शुड बी पॉजिटिव, कि कंस्ट्रेंट का जो RHS है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और थर्ड, कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं इनमें से इनइक्वालिटी खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि ये जो आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है ये नहीं होनी चाहिए, केवल एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रेंट्स आर इन इक्वालिटी, कंस्ट्रेंट्स आर इन इक्वालिटी, कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं आपके वो इक्वालिटी में होने चाहिए। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर ये 3 बातें आप अप्लाई कर देंगे, अगर ये तीनों पॉइंट आप अप्लाई करेंगे किसी कैनोनिकल फॉर्म पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए ये हमने देख लिया, इजीली हम कर सकते हैं भाई। कंस्टेंट्स अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो और अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम पता है दोनों तरफ साइन चेंज करके हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये भी कर देंगे। मेन चीज है ये कि हम किसी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो कि आप चाहे जितने भी मेथड करेंगे, चाहे सिंप्लेक्स पढ़ें या फिर हम बिग एम या टू फेज पढ़ेंगे जब सॉल्व करने के लिए, तो यहीं से जो 2 वेरिएबल्स यहां से आएंगे उनका हेल्प लेंगे हम। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली 2 वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं। पहला होता है हमारा स्लैक वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा सरप्लस वेरिएबल। कौन कौन से ध्यान रखिएगा, स्लैक एंड सरप्लस। एक ये स्लैक वेरिएबल, एक सरप्लस वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल्स की हेल्प से हम किसी इन कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, अब सपोज कीजिए मैं कंस्ट्रेंट ले लेता हूं। अब हाँ, इनका यूज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी इनइक्वालिटी में साइन है लेस देन इक्वल टू का तो हम यूज करेंगे स्लैक वेरिएबल, और अगर हमारी इनइक्वालिटी में साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का तो हम यूज करेंगे सरप्लस वेरिएबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज। अब देखिए स्लैक वेरिएबल की बात करें अगर, तो सपोज कर लीजिए जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, सपोज लेस देन इक्वल्स टू 9। अब एक चीज देखिए, ये वाला पोर्शन मींस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस। लेस देन एंड इक्वल टू साइन है, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी, बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी छोटी चीज को बड़ी चीज के इक्वल करना है तो हमें वहां कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा जाएगा स्लैक वेरिएबल।
देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल हियर। तो इसमें हम जब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3 प्लस, अब स्लैक हमने मान लिया s1, हमारे स्लैक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू 9। तो जो लेस देन इक्वल टू में इंट्रोड्यूस हुआ ये s1, तो s1 हो गया हमारा स्लैक वेरिएबल, s1 हो गया हमारा स्लैक वेरिएबल। अब सरप्लस वेरिएबल का काम देखते हैं। सरप्लस वेरिएबल किस तरीके से यूज होगा, जब हमारा कांस्टेंट हो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अब यही इसी टाइप की क्वेश्चन मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कि भाई 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से या तो बड़ी है या उसके बराबर है, साइन का मतलब तो यही है। तो किसी बड़ी चीज को अगर छोटी चीज के इक्वल करना है तो उसमें से क्या कुछ घटाना पड़ेगा हमें। तो यहां पे हम जो माइनस करेंगे वो होगा आपका सरप्लस वेरिएबल माइनस p1, नोट कर देते p1 से सरप्लस, प्लस का p ले लिया, ठीक, p1 बराबर हो गया 10 के। लेकिन आगे जब हम बिग एम और जो टू फेज मेथड टाइप के मेथड यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी सरप्लस वेरिएबल आता है तो अपने साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकर आता है। वो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का करने का एक मेथड है कि जब भी सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा तो वो अपने साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकर ही आएगा। तो मैं यही उसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपको। तो प्लस a1 ये वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो ये अपने साथ लेकर आया है। अभी इसको बस समझने के लिए आप देख लीजिए, जब मैं आगे बिग एम और टू फेज के बारे में बात करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इससे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है। तो यहां पे p1 क्या है, सरप्लस वेरिएबल। तो जब भी हमारा कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होगा तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल जोड़ा जाएगा वो होगा स्लैक, और जब भी हमारा कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ माइनस किया जाएगा। तो जो माइनस किया जाएगा वो होगा सरप्लस। तो देखिए नाम का उल्टा है, नाम में आ रहा है प्लस लेकिन कर रहे हैं माइनस। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख के करते हैं और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से तीनों रूल हम अप्लाई करेंगे और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी प्रॉब्लम में। अब देखिए जैसे एग्जांपल है ये कैनोनिकल फॉर्म आपको दे रखी है कि मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 सब्जेक्टेड टू, ये कंस्टेंट आ गया आपके कि 9x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 4x1 प्लस 9x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू -6 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अब देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला रूल क्या कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन, फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है। तो जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो फंक्शन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन में आपको दिया हुआ है। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि भाई ये देखिए जो आपके बीआईज हैं यानी कि जो राइट हैंड साइड है कंस्टेंट का वो पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 9x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 10, 4x1 प्लस 9x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा आपका, अब देखिए माइनस साइन हटाएंगे तो हमें दोनों तरफ से माइनस की इंटू करवानी पड़ेगी। तो ये हो गया -3x1 -4x3। अब मुझे पता है कि इनइक्वालिटी में जब दोनों तरफ माइनस की इंटू होती है तो इनइक्वालिटी घूम जाती है, तो ये हो जाएगा ऐसे 6, क्या हो जाएगा 6। तो लेस देन इक्वल टू से कहां हो गया ये, ग्रेटर देन इक्वल टू में। अब यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब इन इनइक्वालिटीज को चेंज करना है इक्वालिटीज में, तो हमें कुछ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल यहां पे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। तो अब करवाते हैं उनको कि अब देखिए यहां पर इस तरीके से कि ये 9x1 प्लस 5x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू। अभी हमने क्या सीखा, अगर कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इधर की तरफ एक स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा s1 बराबर हो गया 10 के। सेकंड 4x1 प्लस 9x2
प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि सरप्लस माइनस करना है, माइनस P1। अब सरप्लस वेरिएबल हमेशा अपने साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकर आता है। अब आगे जब हम बिग गैम और टू फेस करेंगे तो वहां में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो शुरू से ही आदत डाल के चलते हैं सरप्लस के साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाने की, इज इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट माइनस 3x1 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस P2 और प्लस A2 बराबर 6। जहां पर आपके जितने भी आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आइदर x1 x2 x3 s1 s2 सॉरी नॉट s2 p1 p2 a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 0 के। तो ये है आपकी कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन। तो ये जो आपके कंस्टेंट आए, अब ये नए कंस्टेंट है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के। यहां पे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड के और उसके आगे जो हम करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स में आपके बिग एम और टू फेस, तो वहां पे सब में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, क्योंकि ग्राफिकल की लिमिटेशन हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल को ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, जैसे यही 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको सिंप्लेक्स ही लेना पड़ेगा। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सिंप्लेक्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है बिग एम और टू फेज की। क्योंकि अगर हमारे सिंप्लेक्स के कुछ लिमिटेशंस ना होते तो बाकी हमें फिर दूसरे मेथड्स की जरूरत ही क्यों पड़ती, लेकिन वहां कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए हमें और मेथड्स की जरूरत पड़ी। तो सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपीज, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लेक्स मेथड है, इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं कि किस तरीके की आपकी एलपीपी होगी जिसको ये सॉल्व करेगा। तो पहले स्टेप सेम है इसका, जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो आपका ऑलवेज मैक्सिमाइजेशन का होगा। होगा मैक्सिमाइजेशन का। सेकंड, RHS ऑफ ऑल द कंस्टेंट्स आर पॉजिटिव, मींस जितने भी आपके BIs हैं कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये दो चीजें तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाली हैं। तीसरी चीज क्या है, बस यहां पर जो सिंप्लेक्स से आप केवल उन्हीं एलपीपीज को सॉल्व कर सकते हैं जिनके कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के, मींस ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ लेस देन इक्वल टू साइन, कि सभी कंस्टेंट्स आपके लेस देन इक्वल टू साइन के हों। अगर ऐसी कंडीशन है तब तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स से, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप सिंप्लेक्स से नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पे कई बार स्टूडेंट को घुमाने वाला क्वेश्चन आ जाता है, बता रहा हूं किस तरीके से, कि आपको जो कंस्टेंट उसने दिए, सपोज उसने आपके कंस्टेंट ये दे दिए 5x3 लेस देन इक्वल टू 4 और 9x1 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2, या इस टाइप से देखिए, थोड़ा चेंज करता हूं -2। अब आप कहेंगे कि भाई ये सिंप्लेक्स से सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन देखिए होल्ड नहीं हो रही कंडीशन, और BIs की भी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, है ना, कि भाई यहां BI नेगेटिव आ गया तो ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए जरा, अगर मैं इस BI को पॉजिटिव करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा, ये x3 हो गया, हुआ सॉल्व, BI भी पॉजिटिव हो गया, इनइक्वालिटी भी घूम गई।
समझे? तो अगर इस टाइप का कंस्ट्रेंट नहीं आता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा था वैसे एक बार चेंज करके देख लीजिएगा बीआई को। अगर हम बीआई का साइन पॉजिटिव करते हैं और हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू से कन्वर्ट होकर लेस देन इक्वल टू में हो जाती है, तब तो ओके है। लेकिन अगर यही इस फॉर्म में होता, सपोज यही कंस्टेंट इस फॉर्म में होता, तब हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई अगर साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी घूमेगी और इनइक्वालिटी हमें घुमानी नहीं है, इनइक्वालिटी यही होनी चाहिए। तो तब ये प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स की ये बाउंडेशन है कि ऑल बीआई शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, 3 पॉइंट ये ध्यान में रखने हैं। स्टैंडर्ड में हमें कन्वर्ट करना आता है, स्टैंडर्ड के 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट। बस स्टैंडर्ड में यहां क्या अंतर है कि भाई स्टैंडर्ड कहती है फॉर्म कि कंस्टेंट जो है सारे इक्वल टू में होने चाहिए, ये कहता है कि सिंप्लेक्स अगर मुझे लगाना है तो कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू में होंगे। वो बात अलग है कि बाद में उसको इक्वल टू में ही चेंज करेंगे, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसकी ही बनेगी जिसका कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू हो। अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लेक्स का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है। अब जैसे गिवन प्रॉब्लम है कि सॉल्व द एलपीपी मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 100, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 100 एंड x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 100। और जहां पर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है आपका कि x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम सिंप्लेक्स की बात कर रहे हैं, सिंप्लेक्स इजीली अप्लाई हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन, कंडीशन सक्सेस होल्ड हो गई। ऑल बीआईज आर पॉजिटिव, कंडीशन होल्ड हुई। ऑल बीआईज आर ऑफ साइन लेस देन, ऑल कंस्टेंट्स कंटेनिंग साइन लेस देन इक्वल टू, सभी कंस्टेंट्स पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 2x1 5x2 प्लस 7x3। अब सभी अगर लेस देन इक्वल टू में है तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे यहां पे, स्लैक वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन के लिए स्लैक वेरिएबल मान लेता हूं मैं s1, दूसरी इक्वेशन के लिए स्लैक वेरिएबल में मान लेता हूं s2 कि मैं s2 स्लैक वेरिएबल का यूज करूंगा, तीसरी में s3। अब देखिए किस तरीके से हम करेंगे कि यहां इनकी जो कोएफिशिएंट्स है वो 2 5 7, अब ये s1 s2 s3 हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इनकी कॉस्ट हमेशा 0 देते हैं। ये सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने का मेथड है कि आप जो स्लैक वेरिएबल्स अपनी तरफ से लगाएंगे उनकी कॉस्ट, यानी कि उनका जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कंस्ट्रेंट्स को चेंज करते हैं, सब्जेक्टेड टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। अब पहली इक्वेशन में जो हमारा कंस्टेंट है s1 इज इक्वल्स टू 100, ऐड होते ही s1 100 हो गया। फिर x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस s2। सेकंड में s2, अब सेकंड में s1 तो है नहीं, तो यहां हम इसकी कॉस्ट दे देंगे 0 s1। अब ऊपर वाली में s2 नहीं है तो 0 s2। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं यहां 0 कॉस्ट दे रहा हूं इनको, क्यों मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। वो जब हम इसके इटरेशन सॉल्व करने के लिए जब टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल, तब आपको क्लियर होगा कि क्यों 0 देना यहां बेनिफिशियल है। हम अपनी ही कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस 3x3 और प्लस s3 इज इक्वल्स टू 100। अब s1 s2 यहां नहीं है तो उनको 0 दे देते हैं हम, और s3 यहां नहीं है और ना ही s3 यहां है, तो 0 उसको हमने कॉस्ट दे दी। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पर आपके ये x1 x2 x3 एज वेल एज s1 s2 s3 सभी नॉन नेगेटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये तीन आपके कंस्टेंट इक्वेशंस की फॉर्म में निकल गए आपके। अब जो सबसे पहला मेथड, अब जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें करना है इसका इनिशियल
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें यहां फाइंड करना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि IBFS। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो इस स्टेप को मेंशन किया जाता है, चाहे आप सिंप्लेक्स में हो चाहे किसी और मेथड में हो, आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें भी, कि IBFS आपको निकाल कर देने ही पड़ेंगे। वैसे इसका मेन सॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी निकालने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो वेरिएबल्स हमारे पास ऑलरेडी थे, यानी कि जो हमें दिए हुए थे x1 x2 x3, इनकी कॉस्ट रख देते हैं 0 तीनों इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, s2 की वैल्यू कितनी आ गई 100, s3 की वैल्यू कितनी आ गई 100। इस चीज को आपको याद रखना है, इनको हमें यूज करना है। अभी तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। सबसे पहले हमने सिंप्लेक्स की कंडीशंस अपनी देखी कि हमारी गिवन एलपीवी में सिंप्लेक्स की कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा और इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS ये फाइंड करें। तो ये स्टेप ऐसे कोई मायने नहीं रखता, यूज इसका सॉल्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये निकालना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन है वो यही है। अब हम बात करते हैं इसके इटरेटिव टेबल की। तो आइए अब इसकी टेबल बनाते हैं, सिंप्लेक्स टेबल, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इसकी सिंप्लेक्स टेबल बनाई है इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। इसमें पहला कॉलम है बी यानी कि बेसिस, जो आपका इनिशियल बेसिस सॉल्यूशन में जो बेसिस आए हैं वो आपको यहां रखना है, S1 S2 S3। CB यानी कि कॉस्ट ऑफ बेसिस इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो गिवन इन्फो थी वो मैंने यहां लिखी, रब करा ताकि साथ साथ दिखता रहे। तो हमने S1 S2 S3 तीनों को कॉस्ट क्या दी थी 0। XB जो उनकी वैल्यू आई, यहां पर क्या वैल्यू आई उनकी 100, तीनों की 100 100 100। एक एक स्टेप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो स्टेप आप यहां करेंगे वही आगे रिपीट होगा, वही आगे रिपीट होगा। सेम इटरेशंस होने हैं सारे। रुकना कहां है अभी हम बताएंगे, कहां रुकना है आपको। XB अब यहां क्या करना है आपको, जितने भी आपके वेरिएबल यहां इंट्रोड्यूस हुए उन सबको लिखना है, x1 x2 x3 S1 S2 S3। ठीक। CJ भाई इन सबके कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान सुनिएगा, यहां जो काम होगा CJ में और CB में, तो मैं बता देता हूं, ये होगा कोफिशिएंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है ये हो गया, बी हो गया आपका बेसिस जो आपके ये आए हैं, और ये इनकी वैल्यूज। तो देखिए x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 5, x3 का 7 और बाकी इन तीनों के कोएफिशिएंट 0। अब यहां किस तरीके से बनना है, देखिए x1 S1 पहले कंस्टेंट का है, तो पहले कंस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट 3, दूसरे में 1, तीसरे में 1। समझ गए, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब x2 पहले कंस्टेंट में कोएफिशिएंट 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में 1। x3 पहले कंस्टेंट में कोएफिशिएंट 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3। S1 पहले कंस्टेंट में 1, बाकी सब में 0। x2 पहले में 0, सेकंड में 1, तीसरे में 0, फिर 0 0 1। तो मुझे पता है S1 मैंने पहले में इंट्रोड्यूस कराया तो सिर्फ पहले में ही है, S2 केवल दूसरे में, S3 केवल तीसरे में। तो ताकि यहां आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने वहां पर S1 S2 S3 तीनों में इंट्रोड्यूस करवाए थे, पहले में 1 रख दिया था, कोएफिशिएंट बाकी सब में 0, ताकि ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स साफ साफ बनती हुई दिखाई दे जाए। उसके बाद जो ये कॉलम होगा इसको बोलते हैं मिनिमम रेशो। इसको मैं बताऊंगा अभी आपको किस तरीके से करना है, इसका क्या काम है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन का गैप देके इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया, पहला इटरेशन। अब यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें हमें निकालनी है। पहली z इक्वल्स टू CB XB,
ये चीज, और डेल्टा जे सी जे माइनस एक्स जे सी बी, z इक्वल टू सी बी एक्स बी और डेल्टा जे सी जे माइनस एक्स बी एक्स जे सी बी। अब देखिए z कैसे निकलेगा, यहां देखिए ध्यान से, सी बी एक्स बी इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे, तो हम क्या करते हैं यहां पे और अंडरस्टूड हो जाए इसलिए सिग्मा और लगा देते हैं, सी बी एक्स बी, और साथ ही यहां पर भी, तो यानी कि इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे, तो 0 0 0 है तो जाहिर सी बात है तो 0 ही आ जाएगा। अब डेल्टा जे देखिए, डेल्टा जे किस तरीके से निकलेगा, सी जे पहले सबसे पहले एक्स आई यानी कि जे हो गया हमारा 1, एक्स 1 के लिए बात करते हैं, एक्स 1 के लिए हम डेल्टा जे निकालने वाले हैं। देखिए 2, यहां देखिए 2 माइनस 3 इंटू दिस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि तीनों 0 है तो जाहिर सी बात है 2 आ जाएगा सिर्फ। इसी तरीके से x2 के लिए बात करें तो 5, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 5 आ गया, ऐसी 7, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं 0 चलेंगे यहाँ पे कॉस्ट सिंप्लेक्स में, तो पहले में तो आप पूरा सीधे डायरेक्ट उतार के यहां रख सकते हैं। मिनिमम रेशियो, अब मिनिमम रेशियो के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इनपुट वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल क्या होगा, देखिए इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 7, तो ये हो गया हमारा x3, x3 हो गया हमारा इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल। अब मिनिमम रेशियो, अब मिनिमम रेशियो क्या होता है, xb अपॉन xj। अब देखिए x3, अब xb क्या है 100, यहां पर 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 3, ये कितना आया 25, ये कितना आया 50, और ये कितना आएगा 33.33 समथिंग, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें मिनिमम, तो सबसे मिनिमम कौन है 25, तो ये S1, ये हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, क्योंकि अगर इनपुट आपको मिला है, जो वेक्टर इनपुट है, तो इनपुट वही तो आएगा जब उसके लिए जगह खाली होगी, तो जगह कौन खाली करेगा, जगह खाली करेगा आउटगोइंग। समझ गए, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, पेन को भी साथ लेके बैठिए, स्टेप बाय स्टेप साथ करते रहिए ताकि समझ में आए। अब क्या करिए आप, इसको पीछे खींच के लेके चलिए, इसको ऊपर उठा के लेके चलिए 4 इंटरसेक्शन में, देखिए इसका इसका, तो ये होता है आपका की, इसको बोलते हैं की। अब सेम सेकंड इटरेशन हमारा शुरू हुआ, सेकंड इटरेशन में आप देखिए S1 आउट हुआ, S1 की जगह कौन आया S3। अब देखिए जो आउट हो रहा है उसी की जगह इनपुट रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि S2 पहले कर दिया, S3 पहले कर दिया फिर X3 रख दिया ना, ये काम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा। S1 की जगह S3 X3 आया तो वो आ जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि फिर S2 फिर S3। अब X3 की कॉस्ट कितनी है 7 0। अब आपको थोड़ा मैट्रिक्स का अपना रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां वही काम करने वाले हैं। तो अब जो हमारा मेन पर्पस होता है, मेन जो हमारा वर्क है वो मैं आपको बता देता हूं, टू मेक की 1, की को 1 बनाना है। तो भैया 1 कैसे बनेगा, 4 को आप 1 कैसे बना सकते हो भाई, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरी की पूरी जो आपकी R1 रो है इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 100 अपॉन 4 25, 3 अपॉन 4
2/4 यानी कि 1/2, 4/4 यानी कि 1, 1/4, 0 0। क्लियर? गुड। अब इसके नीचे सेकंड स्टेप, मेक ऑल द एंट्रीज 0 अंडर की। कि भाई की के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको आप 0 बोल दीजिए, 0 बना दीजिए। अब जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे ना कि भाई किसी एक रो का यूज करके बाकी दोनों रोज को आप कि हम चेंज कर देते, तो सेम वैसे ही R1 R2 R3, और ये भी R1 ही है आपका क्योंकि इसी को चेंज करके बनाया। तो या तो आप इस R1 का यूज करिए या इस R1 का, जो भी आपको सफिशिएंट लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस R1 का यूज करके R2 और R3 को 0 कीजिए। अब देखिए की फोर्थ इसके नीचे क्या है 2। अब 2 को अगर 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस R1 का यूज कर सकते हैं इजीली, ये 2 1 है तो 1 से 2 इजीली बना सकते हैं। हम क्या करेंगे यहां पे R2 माइनस 2R1, जैसे कि मैट्रिक्स में करते थे ऑलवेज। तो आपके पास देखिए क्या हुआ 100, तो 25 इंटू 2 50, 100 माइनस 50 50। अब 1 माइनस 2 इंटू क्या है ये 3/4, कितना आ गया 3/2, कितना आ गया आपका ये 3/2 यानी कि माइनस का 1/2। अब इस तरीके से कितना है 2 माइनस, भाई सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट लेके 1/2, 2 माइनस 1 1। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको लेने हैं, ये क्या है 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 0। अब ये क्या है 0 माइनस 2 इंटू 1/4 यानी कि माइनस का 1/2। अब ये ऊपर क्या है 1 और ये क्या है 0, तो ये 1 एज इट इज रहेगा और ये 0 एज इट इज रहेगा। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा काम कराया अब तक मैंने, अलग चीज नहीं करी। अब यहां क्या है 3, तो अब आप क्या ऑपरेट कर दीजिए, भाई ये 1 है मुझे पता है 1 वाली रो को ही हम जनरली यूज करेंगे यहां पे। अब इस की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो कब 0 बनेगा ये जब R3 माइनस 3R1 हो जाएगा। अगेन 100 R1 का यूज करना है, 100 माइनस 3 इंटू 25 यानी कि 75, तो 100 माइनस 75 कितना आया 25। अब 1 माइनस 3, अब 1 पहला एलिमेंट है 3/4 लेंगे, 3/4 तो कितना हो जाएगा 9/4, तो ये आपका आया माइनस का 5/4। अब ये क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2, तो अगेन कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब 3 माइनस 3 0, इसी तरीके से यहां पे आ गया माइनस का 3/4, देन ये 0, देन ये 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखिए ध्यान से x3 s2 और s3 ये तीनों जो बेसिस है इनकी जरा कॉलम्स देखिए आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो यहां बेसिस होंगे उनके कॉलम आपको हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम देंगे। यही इसकी आपकी पहचान है कि आपने जो काम कराया वो सही है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं इसको। अब अगेन z इक्वल्स टू, अब देखिए 7 इंटू 25 कितना हो गया 175, 0 0, तो ये हो गया आपका 175। अब डेल्टा जे, अब यहां आपको डेल्टा जे फाइंड करना है, तो डेल्टा जे क्या है सीजे माइनस एक्सजे सीबी। अब सीजे देखिए कितना है 2, यहां आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहां जो है यहां 0 नहीं, अब यहां कुछ ना कुछ आ गया है आपका माइनस। अब पहला है तो ये 7 इंटू 3/4 प्लस 0 0, भाई 0 की इसमें इंटू होगी तो हो जाएगा 0। अब इतना एलसीएम वगैरह हमें सॉल्व करना आती है, तो कितना हो गया माइनस का 13/4
4। अब आगे देखते हैं इसमें, यहाँ 4 8 -21/4, तो हाँ तेरा आगे ठीक सही है। अब यहां देखिए 5 -7/2, ये क्या है, ये भी 0, ये भी 0, ओके। तो कितना आ गया आपका ये 10 × 7, ये हो जाएगा आपका 3/2। अब 7 - 7 0, 0 - 7/4, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी 0 है। इसी तरीके से आपका ये भी 0, ये भी 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कब तक चलना है, तो ध्यान रखिएगा, जब तक यहां पर एक भी पॉजिटिव टर्म है, क्या है, एक भी पॉजिटिव, कि जब तक आपका डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक इटरेशंस चलते रहेंगे। तो हमें कब रुकना है, जब यहां पर या तो सारे 0 हो जाए या 0 और नेगेटिव, एक भी पॉजिटिव ना बचे। तो अभी यहां एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो मतलब एक इटरेशन और मिनिमम हमारा होगा। अब फिर से मिनिमम रेशो निकालते हैं, तो सबसे बड़ा तो जाहिर सी बात है यही है यहां पे पॉजिटिव वाला। तो इस बार इनपुट कौन हो गया, x2। अब इनपुट हुआ x2, अब देखिए अब फिर डिवाइड करेंगे, यहां पे मिनिमम रेशो फिर निकालेंगे। x भी कितना है 25, 25 को डिवाइड करना है। अब इसका कॉलम है ये इनपुट कॉलम, इनपुट कॉलम के वेक्टर से डिवाइड करना है। पहले इनपुट कॉलम ये था, तो इसके वेक्टर से हमने डिवाइड करा था। अब यहां से तो 25/1/2 यानी कि 50। अब 50/1 यानी कि 50। 25 अपॉन, यहां पे कुछ शायद एक मिस्टेक हुई है, 2 इक्वल कैसे हो गई, इसको चेक करते हैं जरा, वेरिएबल को दोबारा से। -3 करा था ना हमने, 1/2, ये आपका 3 वेरिएबल, यहां पे 3 आएगा आपका। हमने क्या ऑपरेशन लगाया था, R2 - 2R1, ये ऑपरेशन हमने लगाया था। तो 2 - 2 × 1/2, 1, हाँ ठीक 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि ये जो यहाँ पे, हाँ ये x2 की कॉस्ट 4 थी, तो ये 4 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक 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 3 आएगा। तो 50/3 यानी कि 16.6 समथिंग आएगा ये। और 25/-, अब क्या होता है, मिनिमम रेशो अगर माइनस में आता है तो उसको छोड़ देते हैं, माइनस में या अगर अपॉन में 0 आता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो मिनिमम क्या है इस बार 16.6। तो यहां पे हमारा चेंज x2 में हुआ था, मिस्टेक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने सेम लिखा था, मेन चीज इसकी थी यूज, सही टाइम पे हमने देख लिया, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। कॉस्ट जो थी x2 की 4 थी सेकंड कंस्टेंट में, तो यहां 4 आएगा, तो फिर जब आप 4 - 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अब हमारा थर्ड इटरेशन यहां शुरू हो रहा है, और आई होप कि ये लास्ट इटरेशन हो हमारा। तो अब देखिए मिनिमम है ये, इसको अगर पीछे लेके चले तो की क्या हो गई हमारी 3, की हो गई हमारी 3। अब ये 3 हमारी की है, और इनकमिंग कौन है x2, आउटगोइंग कौन है s2, कि भाई s2 की जगह x2 आ जाएगा। तो अब ये सॉल्यूशन हो गया x3 x2 s3, x3 की कॉस्ट 7, x2 की कॉस्ट कितनी है 5, s3 की कॉस्ट है 0। अब वही काम करना है, की को बनाना है 1। अब की 1 कैसे बनेगी, जब भाई ये पूरी रो किससे डिवाइड हो जाए 3 से, क्योंकि की क्या है हमारी 3। तो ये हो गया 50/3 यानी कि 16.6 समथिंग, -1/2/3 -1/6, 3/3 1, 0/3 0, अगेन आपका -1/6, फिर 1/3 0। तो अब फिर से देखिए, ये आपकी R1 और ये आपकी R2,
अब ये भी R2 है आपकी, इसी की हेल्प से हमने इसको बनाया है, और ये आपकी R3। तो इस R2 की हेल्प से इसको की के ऊपर 0, की के नीचे 0, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 हमें करना है। तो 1/2 है, 0 कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है R1 माइनस, अब यहां 1 है तो इसका यूज कर देते हैं 1/2 R2, R1 में से 1/2 R2 हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50/3। लॉजिक देख लीजिए किस तरीके से कि 25 माइनस 50/3, तो 16.6 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 6, वहां इंटू ही 30 का 0 कैरी 3 150 माइनस 50, तो 100/6 यानी कि 50/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 5/6, ये हो गया 0, देन 1, फिर हो जाएगा आपका 1/3, अच्छा यहाँ माइनस 1/6 कर लेते हैं इसको एक बार, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/12, एलसीएम ले लिया 12, 3 + 1 4/12 यानी कि 1/3। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 1/6 एंड 0। इस तरीके से नीचे क्या है -1/2, तो ऑपरेशन देखो सेम चलेगा किस तरीके से कि भाई इस बार 1 है तो इसमें 1/2 ऐड करना पड़ेगा, तो R3 प्लस 1/2 R2, तो ये हो जाएगा आपका 100/3। अगेन जब हम यहां अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, माइनस का 4/3, 0 0 माइनस 5/6 और ये 1/6 एंड 1। अब अगेन चेक करते हैं Z एंड डेल्टा J। तो Z आपका कितना आ जाएगा 7 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस, तो Z आपका आ जाएगा 600/3 के अराउंड, यानी कि 200 आपका Z यहां पे हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख देता हूं 200, क्योंकि 16.6 है तो इसको आप 50/3 ही रख लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक, अब यहां देखिए, अब निकालते हैं 2 माइनस दिस इंटू दिस सीबी, तो 5/6 7 इंटू 5/6 प्लस 5 इंटू माइनस का 1/6, तो कुल मिला के जो आपकी वैल्यू आएगी ये आएगी -3, ये आपके हो जाएंगे 0, क्योंकि जो इनकमिंग वेक्टर्स हैं जो हम ये सॉरी जो यहाँ बेसिस है उनकी तो 0 ही आती है डेल्टा J, ये हमने अब तक के 2 इटरेशन में हमने देख लिया ऊपर। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका माइनस का 3/2 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। अब यहां हमने देखा ऑल डेल्टा J's आर लेस देन इक्वल टू 0, कि जितने भी डेल्टा J हैं हमारे वो सभी या तो नेगेटिव है या 0 है, पॉजिटिव हमें एक भी नहीं दिख रहा, तो बस यही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है टेबल के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट है। तो सिंस अब देखिए कंक्लूड किस तरीके से करना है, सिंस ऑल डेल्टा J's आर लेस देन इक्वल टू 0, all delta J's are less than equal to 0, which gives optimal solution to the given LPP, जो आपकी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको दे दिया, जो कि है क्या है आपका, देखिए x3 x2 s3। अब s3 तो क्या था स्लैक था, ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा, सॉल्यूशन में कौन आएंगे x2 x3। अब x1 यहां नहीं आ पाया तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो यहां नहीं है, यहां नहीं दिख रहा है। तो x3 कॉस्ट कैसे देखेंगे भाई, जो यहां है
ये चीज। अब x3 भी 50/3, x2 भी 50/3, S3 जो था वो स्लैक था, उसको इंट्रोड्यूस नहीं, उसको मतलब हम सॉल्यूशन में नहीं मानेंगे। x1 यहां नहीं दिख रहा, उसकी वैल्यू हो गई 0। और जो आपका फंक्शन आया मैक्सिमम z, गिर गया मार्कर, कोई बात नहीं, दूसरा है हमारे पास, मैक्सिमम z इक्वल हो गया 200 के। तो ये हुआ आपके सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और देखा तो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन है। बस ध्यान रखना है कि जैसे हमने भी यहां थोड़ी केयरलेसनेस की तो यहां गड़बड़ हो गई थी, वेरिएबल 4 की जगह 2 लिख दिया था, लेकिन उससे लग अच्छा था कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 4 आ गया वापस वहां। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिंप्लेक्स और एलपीपी के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जो आपने क्वेश्चंस ग्राफिकल से करे वो सिंप्लेक्स से भी सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते वो कंडीशन वहां पे होल्ड हो कंस्टेंट की लेस देन इक्वल टू साइन वाली। लेकिन सिंप्लेक्स में अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं तो वो ग्राफिकल से सॉल्व नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा भाई, हमारी कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से हम कन्वर्जन होता है उनका, और सिंप्लेक्स मेथड कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या उसकी कंडीशंस हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई आर्टिफिशियल टेक्निक मेथड, यानी कि भाई सिंप्लेक्स में लिमिटेशन लग गई कि जो अगर कंस्टेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है तभी आप यूज करेंगे, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो या तो होता है बिग एम या फिर टू फेज, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। तो उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें लीनियर अलजेब्रा की मैंने सीरीज ऑलरेडी शुरू करी हुई है, इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज हमारी चल रही है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये टॉपिक शुरू से जुड़ के चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं सबके, आप लीनियर अलजेब्रा के भी, कैलकुलस के भी और लीनियर प्रोग्रामिंग के पिछले लेक्चर्स के भी जुड़ के चलिएगा। सारे टॉपिक आपके 1 बाय 1 क्लियर होते चले जाएंगे। तब तक आप इसकी वर्कशीट्स और नोट्स अगर मुझे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।